अप्लाई हो गया। स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है एंड दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। नाम सुना है पहले कभी? सुना है? नहीं सुना है? सुना है। AS 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बेसिकली अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन क्या बताता है? ये तीन तरह से आप लोगों को अकाउंटिंग करनी पड़ती है जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है। मैंने क्या बोला? जब भी कोई एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, या तो शेयर या तो कंपनी को, या तो शेयर या तो कंपनी को। ये ए लिमिटेड है और ये बी लिमिटेड है। मैंने कहा ये एमलगमेशन का केस है। किसका केस है? हिंदी में कहते हैं एकीकरण, एमलगमेशन। और जानते हैं एमलगमेशन में शामिल होता है एब्जॉर्प्शन। क्या शामिल होता है? यानी हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में इन दोनों की बात करेंगे। तो सर अभी आपने जो तीन तरीके बताए वो क्या है? 2 मिनट के लिए होल्ड करते हैं उसको।
पहले ये जानने की कोशिश करते हैं एमलगमेशन क्या है, 2 मिनट, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ए लिमिटेड खत्म, बी लिमिटेड खत्म। ए लिमिटेड को एक्वायर किया किसने? जेड लिमिटेड ने। बी लिमिटेड को एक्वायर किया किसने? जेड लिमिटेड से। यानी कि दोनों की दोनों कंपनियों का एग्जिस्टेंस ओवर हो गया। नाउ दीज कंपनीज आर नो मोर। पक्की बात। एक नई आइडेंटिटी बनी जेड लिमिटेड, इसको हम ए बी लिमिटेड भी बोल सकते हैं। पक्की बात। दिस इज द न्यू वन आइडेंटिटी। अगर मैंने कहा ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड को कंपनी ए लिमिटेड ने बाय कर लिया, एमलगमेट कर लिया, क्या बोला मैंने? नाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ बी लिमिटेड इज गोइंग टू बी ओवर। दिस कंपनी सीजेस टू बी एग्जिस्ट। ये कंपनी अब खत्म हो रही है। कौन सी कंपनी? बी लिमिटेड। और इस कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर कर लिया ए लिमिटेड ने। इस तरीके को कहते हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन करना। जैसे एक फोम होता है, पानी में डालो तो पानी को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस इज द केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। हाँ या ना? एमलगमेशन, एमलगमेट का मतलब होता है जो भी एग्जिस्टिंग कंपनियां वो खत्म होकर एक तीसरी नई कंपनी बनाती हैं। दिस इज द केस ऑफ द एमलगमेशन। यानी आइडेंटिटी तो खत्म होनी ही होनी है किसी न किसी की, चाहे ए लिमिटेड की चाहे बी लिमिटेड की। थोड़ा सा जूम आउट कर देना बाबू। ए लिमिटेड या बी लिमिटेड की, दोनों में से किसी न किसी की आइडेंटिटी क्या होगी? एंड होगी। अगर ए बी दोनों की आइडेंटिटी खत्म हो गई, सी लिमिटेड बन गई, दिस इज द केस ऑफ द एमलगमेशन। और अगर मैं कहूं कि ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया और बी लिमिटेड की आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये कहेंगे हम लोग एब्जॉर्प्शन। दोनों तरीके समझ में आए। और हम लोग इन्हीं की बात करेंगे यहां पर। जबकि आप लोगों को एक और चीज देखने को मिलेगी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 10% शेयर को एक्वायर कर ले, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 10% शेयर्स को एक्वायर कर ले, 15 को कर ले, 25 को कर ले, 45 को कर ले, तो इट इज नॉर्मल अ केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट्स अ केस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट का केस है। हाँ या ना? दूसरा, अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के 55%, मोर देन 50% शेयर्स को एक्वायर कर ले, तो ये बन जाती है होल्डिंग कंपनी और ये बन जाती है सब्सिडरी कंपनी। ये हम लोग डिस्कस करेंगे AS21 में। किसमें? जिसने पढ़ा है ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा वो AS21 में देखेगा इस चीज को। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसको हम लोग कहेंगे ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ये हमारा कौन सा केस हो गया? AS21 का, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। हम लोग AS21 में देखेंगे। अगर ये वाले केसेस हैं तो हम लोग AS13 में देखते हैं। लेकिन इन दोनों केसेस में ये कंपनी खत्म नहीं होती है, ये अपना कंटिन्यू एग्जिस्ट करती है और काम करती रहती है। समझ में आई बात? हाँ या ना? जबकि एमलगमेशन के केस में एक न एक कंपनी क्या होती है? खत्म हो जाती है। एमलगमेशन में कोई ना कोई एक कंपनी खत्म हो जाती है, या तो दोनों या कोई एक। अब समझ में आया हम किस तरह के केसेस की बात कर रहे हैं। AS13 कब लगता है, AS21 कब लगता है, ये समझ में आया। यानी हम किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करते हैं, दे आर सो मेनी डिफरेंट वेज। ये क्यों करते हैं? एमलगमेशन होता क्यों है? बेसिकली एक बात बताओ, मेरा काम भी है कीबोर्ड बनाना और बी लिमिटेड का भी काम है कीबोर्ड बनाना। पक्का? कंपटीशन नहीं हो रहा?
इसकी सेलिंग प्राइस है पर कीबोर्ड की 1000, इसकी सेलिंग प्राइस है 1200, इसका एक्सपेंसेस आ रहा है 500 पर कीबोर्ड का, इसका आ रहा है 500 पर कीबोर्ड का, लेकिन ये भी एडवर्टाइज कर रहा है और ये भी एडवर्टाइज कर रहा है। पर कीबोर्ड इसका भी एडवर्टीजमेंट 100 रुपीज है, पर कीबोर्ड इसका भी एडवर्टीजमेंट 150 है। अगर हम बी लिमिटेड को खरीद लें या ए लिमिटेड को बी लिमिटेड खरीद ले, कोई एक कंपनी दूसरे को खरीद ले, तो एक बात बताओ, क्या ये अपने सारे कीबोर्ड्स का दाम बढ़ाकर 2200 नहीं कर 1200 नहीं कर सकता? कर सकता है ना? सारे कीबोर्ड्स का दाम 1200 रुपए हो गया, क्या दिक्कत है भाई? 1100 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन इन द मार्केट नाउ, वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट एट एनी वैल्यू, मोनोपोली इज देयर। हाँ या ना? हम कंपटीशन खत्म कर रहे हैं, एक्सपेंसेस तो वही आएंगे, एडवर्टीजमेंट अब हो सकता है 50 पर ही रुक जाए, बात समझना। तो एक तो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट खत्म, दूसरा हम अपनी सेल प्राइस को बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ से फायदा, बल्ले बल्ले। इसको हम लोग कहते हैं सिनर्जी सिस्टम। इसका प्रॉफिट कितना था? 550, इसका कितना है? 400, दोनों मिलाकर कितना हो गया ऑन एन एवरेज? चलो 950 तुम लोग के हिसाब से, ठीक है ना? तुम लोग के हिसाब से 950। चलो अब कितना आया? कितना हुआ दोनों मिलाकर? यानी 2 कीबोर्ड पहले बिकते थे तो हम 950 कमाते थे, अब 2 कीबोर्ड बिकेंगे तो 1300 कमाएंगे। तो 1 + 1 = 2 नहीं होता, 1 + 1 = more than 2 होता है, एंड दिस इज नोन एज अ सिनर्जी सिस्टम। और इसको हम क्या बोलते हैं? सिनर्जी। एक और एक 2 नहीं होते, 2 से ज्यादा होते हैं, इसको हम कहते हैं सिनर्जी सिस्टम। तो इस सिनर्जी का बेनिफिट लेने के लिए भी कंपनियां एमलगमेशन करती हैं। चलें, एमलगमेशन जानते हैं 2 तरीके का होता है। एमलगमेशन कितने तरीके का होता है सर? अभी तो आपने बताया 2 तरीके का होता है, एक एमलगमेशन होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है। ना ना ना, एमलगमेशन ही है वो, जिसमें इंक्लूड होता है एब्जॉर्प्शन। एमलगमेशन 2 तरीके का होता है, 2 मेथड्स होते हैं। पहला, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, और दूसरा होता है एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। Amalgamation in the nature of purchase and amalgamation in the nature of merger। एक और चीज सुनना चाहोगे? जो अकाउंटिंग ऑफ एमलगमेशन है, अकाउंटिंग जो एमलगमेशन की है वो भी 2 तरह की होती है। उड़ी बाबा, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन हाँ 2 मिनट बाद सब चीजें, बादल जो घिर रहे हैं वो छटने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? 2 तरह के एमलगमेशन की अकाउंटिंग होती है। पहली कहलाती है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, और दूसरी कहलाती है परचेज मेथड। ये सब चीजें आएंगी अभी 2 मिनट बाद। जब हम सामने वाली कंपनी को खरीदते हैं ना, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा, ये वाला केस, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा, AS14, तो ये खत्म हो जाएगी, बोलो। और ये अपनी सारी एसेट्स और लायबिलिटीज इसको दे देगी, कैसे? फोकट में। किसे? बहुत बढ़िया, मतलब कोई भी कंपनी खत्म हो जाएगी, अपनी एसेट लायबिलिटी तुमको दे देगी, कहेगी कुछ मत दो, ऐसे ही फोकट में। हाँ, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? कंसीडरेशन। तो जब ये कंपनी इसको पे करेगी, तो जितना पे करेगी दैट इज नोन एज परचेज कंसीडरेशन। क्या? जो खरीदने वाली कंपनी है वो सामने वाली कंपनी को पे ऑफ करेगी। क्या करेगी? पे ऑफ करेगी, जिसको हम कहेंगे परचेज कंसीडरेशन। तो मेथड्स टू डिस्चार्ज
या मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है नेट एसेट मेथड, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, ये मेरा काम है। और दूसरा नेट पेमेंट मेथड, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों को मालूम ही नहीं होता कंफ्यूजन कहाँ कहाँ हो सकती है, बाद में पढ़ते हैं जब खत्म हो जाता है सब्जेक्ट तब पता चलता है अच्छा यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो पहले ये समझ लो कंफ्यूजन कहाँ कहाँ आ सकती है। आ रही है ना? वापस स्टार्ट करें। अब हमें इन्हीं पर ही फोकस करना है। एमलगमेशन के कितने तरीके होते हैं, अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है, और परचेज कंसिडरेशन कितने तरीके से पे ऑफ किया जा सकता है। बात समझ में आई? सबसे पहले हम बात करते हैं एमलगमेशन कितने तरीके का होता है। एमलगमेशन in the nature of merger, in the nature of merger, in the nature of merger में अगर ये सारी कंडीशन पूरी हो गई, क्या ये अगर सारी कंडीशन पूरी हो गई तो ये कहलाएगा एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन नहीं फुलफिल हो पाई, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन नहीं फुलफिल हो पाई, लिखा है ना सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन, तो ही हम उसको कहेंगे एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई तो वो कहलाएगा एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। यानी फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग द एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर वी हैव टू फुलफिल ऑल दीज 5 कंडीशंस। If any one of these conditions are not fulfilled, then it is to be treated as amalgamation in the nature of purchase. कंफ्यूज क्यों हो? चलो हम ऐसे बात करते हैं। एक कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है आपको, ढंग से सुनना, 1 मिनट में सब खत्म हो जाएगा, झंझट खत्म। हमने आपको एक कंपनी की बैलेंस शीट दी, मैं इस कंपनी के पास गया, चलो तुमको तुम्हारी मम्मी ने पैसा दिया कि बेटा ये लो 100 रुपया आलू लेकर के आओ। क्या लेकर के आओ? आलू। हम तो गए थे बाजार में लेने को आलू, आलू आलू कुछ ना मिला, पीछे पड़ा तो आलू लेने गए 100 रुपए का मार्केट में, तो पूछा दुकानदार से कितने का है, उसने कहा 50 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। कितने रुपए? तुमने कहा दे दो 2.5 किलो। उसने तराजू उठाया, आलू में डाला, आधा पसेरी तौला और आपको दे दिया, है कि नहीं? घर पे आए झोला हिलाते हुए, मम्मी ने कहा क्या हुआ, ले आए। मम्मी ने आलू निकाला, उसके बाद एक डंडा निकाला, वो दनादन वो दनादन। मम्मी गलती क्या हुई? बेटा इसमें अच्छे आलू भी हैं और बुरे आलू भी हैं। तो मार क्यों पड़ रही है? क्योंकि इसमें बुरे आलू भी हैं, खराब वाले आलू भी आ गए। नहीं समझे? तो उसमें अच्छाई और बुराई दोनों साथ आ गई। अब दर्द तो बहुत हुआ। अगले दिन मम्मी ने फिर बोला बेटा इधर आओ ये लो 100 रुपया और जरा आलू लेकर के आओ। अब दुकानदार के पास गए, आलू कितने का? कहा 40 रुपए किलो। उसने तराजू फिर डाला, अरे रुको 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 रुको, कुछ याद आ गया फ्लैशबैक में, है कि नहीं? क्या याद आया? वो डंडे, वो कुटाई। मत दो ऐसे, हम एक एक आलू निकालेंगे अपने हिसाब से। तो दुकानदार ने कहा पागल समझे हो, 50 रुपए किलो लगेगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 50 रुपए ही सही, लेकिन हम अपने मर्जी का आलू निकालेंगे। 2 किलो आलू ले आए घर पे। मम्मी ने कहा लाए हो? हाँ मम्मी ये लो। बेटा ये वेट तो कम लग रहा है, कितना है? 2 किलो है। वो डंडे डंडे पे लेकिन दोनों में एक चीज तो समझ में आई,
जब वो तराजू अपना आलू में डाल रहा था और आपने अच्छा बुरा नहीं देखा, जब हम किसी कंपनी को बाय करने जाते हैं और इस तरह से बाय करते हैं कि आपकी अच्छी एसेट्स हैं, बुरी एसेट्स हैं, अच्छी लायबिलिटीज हैं, बुरी लायबिलिटी हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद ऑल दोज थिंग्स, दिस इज नोन एज अमलगमेशन द नेचर ऑफ। कॉमन सेंस क्या बोलता है? मर्जर। परचेज, शॉपिंग करने जाते हो तो खराब चीज शॉपिंग करते हो इंसान, मर्जर। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इसको कहते हैं मर्ज कर देना, अच्छा भी हो बुरा भी हो उसको मर्ज कर दो। परचेज में क्या करते हो? अच्छा अच्छा निकालते हो ना, ये होता है अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज। दोनों में फर्क समझ में आया? बेस समझ में आया? यहां पर यही कंडीशंस दी हुई हैं। अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो ये सारी की सारी कंडीशंस पूरी होंगी। पहला, all the assets and all the liabilities must be transferred from the amalgamating company to the amalgamated company। चलो भाई, कंपनीज हैं दो तरह की हैं, इसको हम नाम देंगे एमलगमेटिंग कंपनी। क्या नाम देंगे? और दूसरी कंपनी को क्या नाम देंगे? एमलगमेटेड कंपनी। इसको हम कहते हैं वेंडर कंपनी। क्या नाम देते हैं? और इसको हम कहते हैं परचेजिंग कंपनी। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते? मां काम तो वही है। तो कभी हमारे मुंह से अगर निकल जाए एमलगमेटिंग तो कंफ्यूज मत होना, अगर कभी मेरे मुंह से निकल जाए वेंडर, ठीक है? अगर मैं बोल रहा हूं एमलगमेटिंग तो कभी कभी मैं एमलगमेटेड और कभी कभी मैं बोलूंगा परचेज कंपनी, तो कंफ्यूज नहीं ना रहोगे। तो कहता है इफ ऑल द एसेट एंड ऑल द लायबिलिटीज, if all the assets and all the liabilities are transferred from amalgamating company to the amalgamated company without seeing whether those are in favor of the purchasing company or not, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट मेकिंग है लॉस मेकिंग है, सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज, मैंने क्या बोला? सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर करो यहां से लेकर यहां पर, ऑल एसेट्स, और दूसरा ऑल लायबिलिटीज। क्लियर हुआ? सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दो। सामने वाली कंपनी जो खत्म हो रही है ना, उसके कम से कम 90% फेस वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर तैयार हो जाएं उस नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए। उस नई कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बनने के लिए। जो खत्म होने वाली कंपनी के शेयर होल्डर हैं वो अब इस नई कंपनी के शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाएं, कम से कम कितना? 90%। यानी एक तरह से देखो, सारी एसेट्स इसके पास, सारी लायबिलिटीज खरीदने वाली कंपनी के पास, और 90% शेयर भी जो वहां से आएंगे वो भी हमारी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। कंफ्यूज ना? कंफ्यूज ना? सुनो, मैंने, ये खत्म होने वाली कंपनी है वाई लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? इसको खरीद कौन रहा है? एक्स लिमिटेड। उसकी सारी एसेट्स ले ली, इसकी सारी लायबिलिटीज ले ली खरीदने वाली कंपनी ने। इसके पास बचा क्या? रखा क्या हुआ है इसके पास? ये क्या रखा हुआ है? शेयर होल्डर फंड। क्या रखा हुआ है? जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी और रिजर्व एंड सरप्लस होगा। 2 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं। जब मर्जर का केस होता है ना, तो सामने वाली कंपनी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस भी खरीद लेती है। प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सामने वाली कंपनी बिना ये देखे खरीदती है कि इसमें प्रॉफिट वाला सामान खरीद रहे हैं या लॉस वाला। ये मर्जर बता रहा हूं मैं। तो जब मर्जर का केस होता है तो बचा क्या शेयर होल्डर फंड में? जब हम शेयर होल्डर फंड को ये भी खरीद लेंगे क्या? हम ये भी खरीद लेंगे क्या?
हम एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीद रहे तो ये भी खरीद लिया क्या मैंने? मैं एक दुकानदार के पास गया, मैंने दुकानदार से कहा ये फर्नीचर जहाँ बैठे हो कितने का है, जो काउंटर तुम्हारा फ्रंट पे रखा हुआ है? कह रहे 5,000 रुपये। मैंने कहा ये लो 5,000। कितना? काउंटर का कितना दिया मैंने? 5,000। उसके बाद मैंने कहा कि जितना स्टॉक दिख रहा है कितने का है? कह रहा है 50,000। उसका थोड़ा दिमाग हिला। मैंने कहा ये लो 50,000। मैंने कहा ये पंखा बिजली ये सब कितने का है? कह रहा है 10,000 का। मैंने कहा ये लो 10,000। तुमको किसी से पैसा भी लेना है क्या? उधार उधार माल बेचे हो क्या? डेटर्स वगैरह भी हैं? उसने कहा हाँ हाँ 20,000 रुपये के लेने। मैंने कहा ये लो उनका भी 20,000 ले लो, अब मैं लूंगा उनसे। उधार वगैरह माल भी खरीदे हो क्या? कोई लाइबिलिटी या बैंक लोन भी है? कह रहा है 1,00,000 रुपए की लोन वगैरह है, या चलो 30,000 रुपए का लोन वगैरह भी है, या क्रेडिटर्स है, ये लो 30,000 ये हम दे देंगे, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी लाइबिलिटी निपटा दूंगा। अच्छा ये बताओ जिस जमीन पर तुम बैठे हो दुकान बनाकर, ये कितने का है? उसने कहा 5,00,000 रुपए का। मैंने कहा ये ले पकड़, चल निकल बाहर। मैंने कहा चल निकल बाहर, सब तो मिल गया ना तुमको, बात खत्म। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका कितना हुआ टोटल? हाँ 555, मुगली घुट्टी 555 है कि नहीं? अब सुनो, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका, निकल यहां से। क्यों? पैसा दे रहे पैसा दे रहे, क्या सबका पैसा दोगे? हाँ तुम निकलो बाहर, दुकान के बाहर आओ। बाहर निकला, मैंने उसके हाथ में पकड़ा दिया 555। दोनों में फर्क है क्या? नहीं। अल्टीमेटली उसकी सारी एसेट्स लाइबिलिटी यहां पर भी मेरे पास आ रही थी, यहां पर भी आ रही थी। हम इनको लाइन बाय लाइन खरीदें या इनको खरीद लें, बात तो एक ही। नहीं समझे? इनको कैसे खरीद सकते हो? या तो तुम इनको खरीदोगे, अपने आप ये लोग भाग जाएंगे, क्या फायदा रहने का, जिस चीज के मालिक जब रहे ही नहीं, भागो। दूसरा तरीका, तुम लोग इतना पकड़ो, चलो निकलो यहां से। ये थोड़ी कि हम तुमको भी देंगे पैसा, इनका पैसा दे दिया ना, हो गया खत्म, पहला। दूसरा, चलो तुम ले लो, सब छोड़ कर जाओ यहां से। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें दो तरीके हैं पेमेंट करने के, या तो एसेट्स और लाइबिलिटीज को पारी पारा खरीदे, लाइन बाय लाइन खरीदते चले जाएं, या फिर शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट पेमेंट कर दें। अल्टीमेटली द इंपैक्ट वुड बी द सेम। आया ना? हाँ, पक्की बात है। तो मुझे इनको पैसा देना है। अगर मैंने, सुनो इधर ढंग से, मैंने इन सबका पैसा इनको दे दिया 5,55,000, कितना दिया? तो इनके हाथ में जेब में कितना पैसा पहुंचा? 5,55,000। मान लो इनका भी 5,55,000 बैलेंस है 2 मिनट के लिए, तो ये लोग आपस में खा पी करके छुट्टी करेंगे, घर जाएंगे। ऐसी कौन सी कंपनी होती है जो कैश रखी हो, शेयर कैपिटल हो, कुछ काम धाम है ही नहीं। तो भाई बंद करो कंपनी, आपस में बांट लो 5,55,000, घर जाओ अपने अपने। इसमें से सबसे पहले अपना पैसा निकाल लेंगे प्रेफरेंस वाले, उसके बाद जो बचा खुचा होगा निकालेंगे इक्विटी शेयर होल्डर। दिस इज द वे, ये तरीका है। दूसरा तरीका, मैंने एसेट लाइबिलिटी लाइन बाय लाइन खरीदी। दूसरा तरीका था, मैंने कुछ नहीं पूछा, मैंने इन लोग को 5,55,000 दिया और इनको गेट आउट कर दिया। बात समझ में आ रही? तब भी ये बैलेंस शीट मेरी आ गई। ये 5,55,000 जो मैंने दिया है ना, दिस इज नोन एज परचेस कंसिडरेशन, जो इस कंपनी को खरीदने का मैंने पेमेंट करना है, या इस कंपनी की एसेट्स लाइबिलिटीज को खरीदने का मुझे पे ऑफ करना है। दिस इज नोन एज परचेस कंसिडरेशन। इसको हम लोग परचेस कंसिडरेशन का नाम, पीसी। तो पीसी का एक वर्ड तो समझ में आया, पीसी मीन्स द अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स ओनली। हाँ 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 हाँ, अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स ओनली। कोई भी पीसी वो होती है जो कि शेयर होल्डर्स को देने के लिए होती है, यानी जो सामने वाली कंपनी मैं मेरी कंपनी बिक रही है, तो मेरे शेयर होल्डर्स को जितना कुछ भी पैसा मिलेगा, शेयर होल्डर्स चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो, दैट वुड बी काउंटेड अंडर द कैटेगरी ऑफ परचेस कंसिडरेशन। जो कुछ भी उनको मिलेगा, इसका मतलब सामने वाली कंपनी ने शेयर होल्डर्स को खरीदने के लिए इतना पैसा दिया। क्लियर हुआ? पक्का?
पीसी का मतलब परचेस करना, उसका अगेंस्ट कंसिडरेशन देना। बताओ किसके अगेंस्ट कंसिडरेशन देते हो? शेयर होल्डिंग के खरीदने, क्योंकि मालिकाना हक ही तो खरीद रहा है यहाँ पर, ओनरशिप ही तो खरीदने जा रहे हैं। और ओनरशिप में थोड़ी देर में उस पर भी आएंगे। ओनरशिप खरीदने के लिए जो कुछ भी पेमेंट करोगे वो आएगा पीसी की कैटेगरी में, वो आएगा पीसी की कैटेगरी में। क्लियर हुआ? पहली कंडीशन मैंने बोली, सुनना मैंने पहली अच्छा ये पीसी कैसे दे सकते हो? कैश ही देना जरूरी है क्या? मुझे इनको पीसी देना है 5,55,000, मैंने इनको कैश दे दिया 55,000, उनको मिल गया 55,000। मैं कंपनी हूं, मेरे शेयर होल्डर खत्म हो रहे हैं, लेकिन उनको देने के लिए मुझे क्या मिला? मेरी एसेट लायबिलिटी के लिए गया कोई और मुझे क्या दे गया? 55,000 का कैश और 2 लाख रुपए के डिवेंचर। दे सकता है नहीं दे सकता? और 3 लाख रुपए की शेयर कैपिटल। दे सकता है नहीं दे सकता? सर शेयर कैपिटल, हाँ भाई, किसकी? एक्स लिमिटेड की, जो कंपनी खरीद रही है। यानी जो कंपनी हमारे इन शेयर्स को खरीद रही है वो इनके बदले हमको कैश दे रही है, 55,000 डेट दे रही है, 2 lakhs का और 3 lakhs का दे रही है शेयर कैपिटल। तो अल्टीमेटली आई एम जस्ट गेटिंग रुपीज 55,000। अब चाहे वो 5,55 कैश में देता, 5,55 सारा डिवेंचर में देता, 5,55 सारा इक्विटी शेयर में देता, 5,55 सारा प्रेफरेंस शेयर में देता, अल्टीमेटली दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ परचेज कंसिडरेशन। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कैश में भी हो सकता है, बैंक या कैश में हो सकता है, डिवेंचर्स के फॉर्म में हो सकता है, इक्विटी शेयर के फॉर्म में हो सकता है। ये डिवेंचर किसके होंगे? एक्स लिमिटेड के ही होंगे। ये शेयर कैपिटल किसकी होगी? एक्स लिमिटेड की होगी। अब मैंने क्या करना है? इस परचेस कंसिडरेशन को इन लोगों को उठा करके दे देना है ना। ये परचेस कंसिडरेशन किस में बांटना है? इन लोगों को बांट करके खत्म करो, इन लोगों को बांट करके खत्म करो। अब जितना पैसा प्रेफरेंस वाले इसमें से निकाल लिए, जो कुछ भी निकाले, बाकी जो बचेगा कौन ले जाएंगे? 2 मिनट के लिए मान लेते हैं इन इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये 3 लाख मिले। क्या मिले? ये वाले मिले। बाकी 2,55,000 कौन ले गया? प्रेफरेंस वाले। मेरी बात समझ गए? 5,55 बट गया, खत्म हो जाएगा, बैलेंस शीट जीरो हो जाएगी। जैसे ही 5,55 आपस में बांटेंगे, बैलेंस शीट जीरो। अब जरा ये बताओ, अब तक जो लोग नाच नाच कर ये कह रहे थे वी आर द शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड, अब वही लोग नाच नाच कर कहेंगे वी आर द शेयर होल्डर ऑफ एक्स लिमिटेड, बिकॉज देयर इज नो एनी आइडेंटिटी एग्जिस्टेड ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट जीरो हो चुकी है। जैसे ही ये 5,55 शेयर होल्डर्स में बंटेगा, बैलेंस शीट जीरो। जब तक वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट में 1 रुपया भी दिखेगा, इसका मतलब वाई लिमिटेड कहेगी जिंदा हूं मैं। बात समझ में आई? तो वाई लिमिटेड को पूरी तरह से खत्म करने के लिए उसकी बैलेंस शीट के दोनों तरफ क्या दिखने चाहिए? लड्डू। हाँ या ना? पक्का? तो हमें एक चीज तो समझ में आई कि जब हम अमेलगमेशन करेंगे, चाहे अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, चाहे अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, इन बोथ ऑफ दीज टू सिचुएशंस we have to make the balances of amalgamating company zero. We have to make the balance sheet of amalgamating company zero. हमें बैलेंस शीट को जीरो करना है। दिस इज आवर अल्टीमेट इंटेंशन। बात समझ में आई? वही तरीका सीखना है और यही हमारा इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मेन पर्पस भी है। कहता है अकाउंटिंग टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी ऑफ अमेलगमेशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ एनी गुडविल और कैपिटल रिजर्व विच अराइजेस ड्यू टू द अमेलगमेशन और मर्जर। जो भी अमेलगमेशन और मर्जर में हम लोग एंट्रीज करेंगे वो कैसे करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो सिखाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। और साथ साथ ये सिखाएगा कि कैसे हम लोग गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो जनरेट होगा उसको क्या ट्रीट करेंगे। ठीक, वापस आते हैं। दो तरह के अमेलगमेशन होते हैं, अमेलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर, अमेलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज। जब मर्जर की बात करते हैं तो हम सामने वाली कंपनी का ना प्रॉफिट देखते हैं, ना लॉस मेकिंग एसेट देखते हैं, कुछ भी एसेट्स हो, कुछ भी लायबिलिटी जो सब ले लेते हैं। दिस इज नोन एज अमेलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर। और पहली कंडीशन मैंने यही बताई कि ऑल द एसेट एंड ऑल द लायबिलिटीज ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द अमेलगमेटेड कंपनी। ऑल द एसेट्स माइंडेड, ऑल द लायबिलिटीज माइंडेड, कि सारी की सारी एसेट्स, सारी की सारी लायबिलिटीज अमेलगमेटिंग कंपनी से कहां ट्रांसफर हो जाएंगी?
एमलगमेटेड कंपनी में। दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि जो इस कंपनी के देखो 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 जो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, अब किस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए? एक्स लिमिटेड के बन गए ना, बन गए ना। तो कम से कम 90% ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ एमलगमेटिंग कंपनी बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ द एमलगमेटेड कंपनी। ये मर्जर होता है। मर्जर की पहली कंडीशन थी सारी की सारी एसेट, सारी की सारी लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गई एमलगमेटिंग टू एमलगमेटेड, और एमलगमेटिंग कंपनी के कम से कम 90% शेयर होल्डर यहां से उठ करके वहां मालिक बन गए, बात खत्म। ये दूसरी कंडीशन, ठीक। यहां के शेयर होल्डर 90% वहां जाकर के मालिक बनेंगे, इसका मतलब वहां कम से कम उनको इक्विटी शेयर होल्डर मिलेगा। क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर मिलेगा, तभी तो मालिक बनेंगे वहां पे। ये याद रखना, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे केवल मिलेंगे, जो खत्म होने वाली कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं उनको इक्विटी शेयर के बदले केवल और केवल इक्विटी शेयर ही मिलेंगे। हो सकता है इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर इन लोगों ने 2 लाख रुपए ले लिए हों, इन्होंने 3 लाख प्लस कैश ले लिया हो 55, हो सकता है ना, हो सकता है ना। बटना तो 5-55 है, तो 3-55 शेयर होल्डर ने ले लिया, 2 लाख प्रेफरेंस वालों ने ले लिया। तो ये एमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर नहीं हुआ फिर, क्योंकि शेयर के बदले केवल शेयर मिलेगा, नथिंग एल्स। ये एमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज हो गया ऑटोमेटिकली। शेयर के बदले शेयर मिलेगा मालिकों को, बात खत्म। पहले भी तुम वहां मालिक थे तो शेयर होल्डर थे, अब यहां पर भी मालिक हो तो केवल इक्विटी शेयर होल्डर ही रहोगे। आपको ना कैश में कुछ मिलेगा ना डिवेंचर के फॉर्म में कुछ मिलेगा। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो हो रहा होगा, ये हम भी जान रहे हैं, पक्की बात। चलो ये मान लेते हैं ये एमलगमेटेड कंपनी, ये एमलगमेटिंग कंपनी। इस कंपनी की सारी एसेट्स उधर, इस कंपनी की सारी लायबिलिटीज उधर, इस कंपनी में जितने शेयर होल्डर बचे उसमें से इक्विटी वालों को केवल शेयर के बदले शेयर ही मिलेगा, बात खत्म। और कम से कम 90% लोग हां करते हो इस कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए। चलें आगे। फोर्थ कंडीशन, जो चलाने वाली कंपनी है ना, उसका ये इंटेंशन होना चाहिए, उसका ये इंटेंशन होना चाहिए कि खत्म होने वाली कंपनी का बिजनेस हम चलाएंगे। ऐसा नहीं आपकी बैलेंस शीट हम उड़ा रहे हैं, आपकी बैलेंस शीट खत्म कर रहे हैं, ये दूसरी बात है, लेकिन आपका बिजनेस खत्म नहीं करेंगे, वो हम अपने में ही चलाएंगे। मान लेते हैं कोका कोला ने थम्स अप कंपनी को खरीद लिया, ठीक, थम्स अप बंद कर दिया, कोका कोला थम्स अप को फिर भी कंटिन्यू करेगा उसी के नाम से खरीदने के बाद भी। अब समझ में आई बात, क्लियर हुआ? तो उसका इंटेंशन होना, हाँ, फिर एक गड़बड़ हो गया, बार बार सर ये छोटी छोटी चीजें, इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन, इंटेंशन मस्ट बी क्लियर। खरीदते समय मेरा इंटेंशन साफ है, that after acquisition I am not going to shut down the amalgamating company, I'll continue the business of the amalgamating company. But later on if my intention is going to be changed, yes it can change, but at the time of the acquisition my intention was clear. जब हम खरीद रहे थे उस कंपनी को, उस समय मेरा इंटेंशन क्लियर था कि मैं उस कंपनी की बैलेंस शीट को खत्म तो कर रहा हूं लेकिन उसके बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा, दैट इज फॉर श्योर। उसके बिजनेस को कंटिन्यू करने का इंटेंशन होना चाहिए। इंटेंशन वर्ड इज इंपॉर्टेंट, बोलो। लास्ट सुनो इधर, मान लो हमने इस कंपनी की एक एसेट थी प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए की, मैं इसको खरीद रहा हूं 80,000 में। मैक्स लिमिटेड हूं, मैं इस वाई लिमिटेड की एक प्लांट एंड मशीनरी को खरीद रहा हूं 80,000 में, जो कि उसकी बुक वैल्यू है 1 लाख। नाउ टेल मी एट व्हाट वैल्यू आई हैव टू रिकॉर्ड इट इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट। 80,000 में खरीद रहा हूं, अस्सी
नॉर्मली 80, नॉर्मली 80। अगर मैं 10 रुपए की चीज 5 रुपए में खरीदूं तो मेरे लिए कॉस्ट क्या है? 5। आई विल रिकॉर्ड इट एट ₹5। आई एम जस्ट पेइंग ₹5। मैं अगर आपको 10 रुपए की चीज के बदले 5 रुपए दे रहा हूं तो मेरी जेब से कितना निकल रहा है? 5 रुपए। तो मैं कितने पर रिकॉर्ड करूंगा? 10 रुपए पर, 5 रुपए पर। सुन, 5 रुपए पर। दिस इज द कॉमन सेंस। अगर मैं ये पेन खरीदने गया मार्केट में 6 रुपए में मिली तो मैं कितने पर रिकॉर्ड करूं? बात खत्म हो गई, 100 की एक बात। लेकिन मर्जर कहता है ना, मर्जर कहता है ना, कोई बुक वैल्यू में चेंज नहीं होगी। आप पेमेंट कितना करेंगे इसका? कितना करेंगे? कितना पेमेंट करेंगे? 80,000। लेकिन दिखाएंगे कितने पर? उड़ी बाबा 1 लाख पर। पेमेंट कितना जाएगा मेरी जेब से, लेकिन दिखाएंगे कितने पर? 1 लाख पे। यानी अगर उसकी बैलेंस शीट में कोई चीज 1 लाख में दिख रही है तो ये मेरी बैलेंस शीट में भी अब 1 लाख में ही ऐड होगी, एवन दो आई एम पेइंग ₹80,000 अगेंस्ट दैट। मैं भले ही 80,000 दे रहा हूं बट आई हैव टू शो इट एट ₹1 लाख। बुक वैल्यू मस्ट बी शोन। ये कहता है लास्ट कंडीशन, नो एडजस्टमेंट्स आर नीडेड टू बी डन in the books of the amalgamated company while incorporating the book value of assets and liabilities of amalgamating company. No any adjustment are needed to be done in the book value of the amalgamating company while those assets and liabilities are to be incorporated in the financial statement of amalgamated company. No any adjustment are needed to be done. We have to pick those assets from the balance sheet of the amalgamating company and we have to put it at the same value. हमको उसमें चेंजेस नहीं करने हैं, भले ही हम कम दे रहे हूं ज्यादा दे रहे हूं, वो बात की बात है। क्या ट्रीटमेंट होगा, दैट इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। What the treatment shall be done in the books of the amalgamated company, we'll see it later on. What the adjustment are needed to be done in the financial statement of the amalgamated company, yes, that is the matter of next stage. वो हम बाद में देखेंगे, अभी उसके लिए काहे के लिए बीमार पड़े। बस इतना समझ में आना चाहिए, these 5 conditions are must be fulfilled. कौन कौन सी 5 कंडीशन है मर्जर नेचर होने के लिए? पहला, सारी एसेट्स एंड सारी लायबिलिटीज चली जाएं, वहां के 90% शेयर होल्डर मेरे में शेयर होल्डर बनने को तैयार हो जाएं। इक्विटी शेयर होल्डर को हम शेयर के बदले केवल और केवल इक्विटी शेयर ही देंगे, नथिंग एल्स। Fourth, there must be an intention of the amalgamated company to carry on the business of the amalgamating company. And the last one, no any adjustments in the book value of the book value of assets and liabilities of the amalgamating company. ठीक है ना, पक्की बात है, ये 5 कंडीशन तैयार रहेंगी। क्लियर? मैंने कहा कि वहां से शेयर होल्डर उठ करके यहां पर भी शेयर होल्डर बन जाए और 90% मान लो। अब जो हमको उनको शेयर के बदले शेयर देने हैं वो कैलकुलेट हो करके आए 5,100.5 शेयर दे दें। मेरे पास कैलकुलेट होकर के आए कि ये खरीदने वाली कंपनी बिकने वाली कंपनी को इतने इक्विटी शेयर देगी और शेयर के बदले क्या देना है? केवल शेयर। ये तो समझ में आता है 2 मिनट के लिए, ये कहां से देंगे? इसको कैश में दिया जा सकता है, फ्रैक्शंस मस्ट कैन बी पेड इन कैश, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मान लो फ्रैक्शन आ गया 5105.5 और जो हमारा एक लॉट होता है शेयर्स का वो 10 का होता है, तो ये हम कैश में दे सकते हैं। बात समझ में आई? अच्छा, 5185.5 आ गया और हमारा एक लॉट जो होता है वो 100 शेयर्स का होता है, तो 85.5 हम कैश में दे सकते हैं। अब समझ में आ रही है बात ना? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी ये, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर इन 5 में से एक कंडीशन भी स्किप हो जाए तो वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। सुन लो, और जब अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होता है ना, तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी भी रेट से खरीद सकते हैं और जिस रेट पर खरीदेंगे उसी रेट पर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू ट्रीट द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। परचेस में फ्रीडम है, हाँ, सामने वाली कंपनी खत्म हो जानी चाहिए ये तो श्योर होना चाहिए।
बात समझ में आई? बोलो। Amalgamation in the nature of purchase is an amalgamation which doesn't satisfy any one or more of the condition which are specified above. ठीक है, पक्की बात, कहीं कोई डाउट नहीं है ना? ढंग से सुनेंगे, बहुत अच्छी चीज चलने जा रही है। सुन इधर, हम केवल अभी ये हिंट दे रहे हैं, ये नेक्स्ट सेशन में हम फिर से ये चीज़ें बताएंगे, ठीक है ना? लेकिन अभी केवल आगे क्लैरिटी लाने के लिए कि जो हम थ्योरी बताने जा रहे हैं क्लैरिटी मिले। ये हमारी लायबिलिटीज़ हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, और ये हमारी एसेट्स हैं। हम ओल्ड सिस्टम में बैलेंस शीट बना रहे हैं, टेंशन ना लेंगे। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट में स्टॉक है, डेटर्स है, कैश है। ठीक है, अब इस बैलेंस शीट को कौन खरीद रहा है? एक्स लिमिटेड खरीद रहा है। फिक्स्ड एसेट आर टू बी टेकन ओवर at 150%, stock at par, debtors at 80%, कैश हमेशा उतना ही रहेगा, उसमें तो वैल्यू कम ज़्यादा नहीं कर सकते ना कि 100 रुपए का कैश दो हम तुम्हें 80 रुपए देंगे, अरे नहीं भैया, वो उतने पर ही रहेगा। हाँ, कैलकुलेट करो पीसी। हम आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दिए हैं, आपको पीसी कैलकुलेट करना है, परचेस कंसिडरेशन। Purchase consideration means the amount available for the distribution to the shareholders only। यही तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला,
कोई भी ऐसा अमाउंट जो शेयर होल्डर को बांटने के लिए है, दिया जाना है एक्स लिमिटेड से वाई लिमिटेड को, दैट इज नोन एज परचेस कंसिडरेशन। पक्का? अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं और तुम लोग गलत गलत जवाब दो। पक्का ना? सॉल्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। करें? कौन सा मेथड लगेगा यहां पर? मैंने कहा था परचेस कंसिडरेशन के दो मेथड्स हैं। देखो इधर, नेट एसेट मेथड एंड, मैंने कहा था दो तरह के एमलगमेशन होते हैं, परचेस और मर्जर। बता दिया, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। अकाउंटिंग बाद में देखेंगे, पहले हम पीसी को देख लेते हैं। पीसी दो तरह से कैलकुलेट हो सकता है, नेट एसेट मेथड एंड नेट पेमेंट मेथड। First, try to use the net payment method. If you are not capable to use this, go with this one. First, try to use net payment method. है उठो, ये लो पैसा, निकलो यहां से। इसको हम कहते हैं नेट पेमेंट। ये लो नेट पेमेंट और निकल। नेट एसेट का मतलब ये एसेट का, ये लायबिलिटी का, ये एसेट का, ये लायबिलिटी का, बुट, दोनों तरीके। यहां कौन सा तरीका यूज करें? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। नेट पेमेंट मेथड वही यूज हो सकता है जब आपको शेयर होल्डर्स को दिए जाने वाले अमाउंट्स की 100% नॉलेज हो। अरे, net payment method can be used only in those situations where you have all the information relating to the payment to the shareholders of the amalgamating company. If any information is skipped or it is not possible to calculate by using the net payment method, then go with the net asset method. Now tell me in this question whether we know that what the amount is needed to be paid. No, not at all. क्या इस क्वेश्चन को देख करके हमें यह मालूम है कि हमको शेयर होल्डर को कितना पेमेंट करना है? नहीं, तो पेमेंट मेथड नहीं लग सकता। कौन सा मेथड लगेगा? नेट एसेट मेथड। अभी आएंगे एग्जांपल्स, चिंता मत करना, टेंशन ना लेना। सारा खेल केवल दो चीजों का है ना। जर्नल एंट्री तो बाएं हाथ का खेल है, अगर लेफ्ट हैंडर हो तो। जर्नल एंट्री बाएं हाथ का खेल है, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। अगर ये सही सही कैलकुलेट हो गया तो सारा आंसर सही निकलेगा, और यहीं गड़बड़ हो गया तो लाख आगे करते चले जाओ, सब गड़बड़ होगा। हमें ये देखना है नेट पेमेंट एमलगमेशन का कौन सा मेथड है, परचेज मेथड है या मर्जर मेथड है? पहले तो ये बताओ। इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, यूज एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। क्या? अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो हमेशा परचेज मेथड ही यूज करते हैं, मर्जर मेथड नहीं यूज करेंगे। मान लेंगे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन स्किप्ड है, मतलब कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पूरी नहीं हो पाई, सेटिस्फाई नहीं हो पाई कंडीशन। 5 जो कंडीशन बताई थी ना, उसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गई, ये मान करके आगे चलेंगे। इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन इवन इन द एग्जामिनेशन हॉल that which one method is to be used, whether the question given is amalgamation in the nature of merger or it is given on the basis of the amalgamation in the nature of purchase. If nothing is given, go with the amalgamation in the nature of purchase. उस समय ये मत करना चलो पांचों कंडीशन फुलफिल करवा करके देख लेते हैं, टाइम खोटा करने की जरूरत, सीधे एक नोट लगाओ और आंसर लाओ। नोट लगाना 100 रुपए वाला नहीं, नोट लगाने का मतलब फुट नोट। अब फुट का मतलब पैर मत लिख लेना, अब पैर को लेकर के उसमें छाप दो, फुट नोट लिख देना, ठीक है ना? बहुत इत्मीनान से, 2 सेशंस बहुत इत्मीनान से चलते हैं, तीसरे सेशन से फिर सुपर फास्ट हो जाता है। कहता क्या है, हम लोग नेट एसेट मेथड यूज करेंगे। पीसी का कौन सा मेथड यूज करेंगे? कैसे मालूम? क्योंकि हमें ये नहीं मालूम शेयर होल्डर को कितना देना है। अगर ये मालूम होता शेयर होल्डर को 5 लाख रुपए देना है तो सीधे सीधे हम 5 लाख दे देते, पेमेंट मेथड यूज कर लेते। नाउ वी आर नीडेड टू कंप्यूट इट। चलें,
फिक्स एसेट कितने पर ले रहा है? मैंने फिक्स एसेट कितने में खरीदी, लिखा है ना, फिक्स एसेट एट 150%। तो 1 लाख की एसेट कितने में खरीदी? 150% पर, यानी हमको 1.5 लाख देना है एसेट का। कितना देना है? हमने स्टॉक खरीदा 1 लाख का, और कितने पर खरीदा? पार पर। कितने रुपए का? 1 लाख का 1 लाख में। हमने डेटर्स खरीदे 80% पर। क्या खरीदे? 50,000 का 80%। कर लो कैलकुलेटर से। हाँ चलिए, कैश को कुछ ना दिया हो तो, कैश कुछ ना दिया हो तो सेम वैल्यू पर लेंगे। सर ये भी तो हो सकता है वो ना लिया हो, आप ये कैसे मान लेंगे कि वो लिया है? हो सकता है कैश ना लिया हो, सामने वाली कंपनी का कैश लेकर क्या करोगे रे, है कि नहीं? जब कुछ ना दिया हो तो मान लेंगे कि ले लिया है। ठीक, या तो सीधे सीधे बोल दो कैश नहीं लिया, नहीं तो मान लेंगे ले लिया। क्रेडिटर्स कितने पर? 90%। माइनस कर देना। बैंक लोन माइनस होगा नहीं होगा? हैं? हैं? लिया नहीं लिया उसने? कंफ्यूजन तो होना ही नहीं चाहिए इसको लेकर। पूछो ना पूछो क्यों? क्योंकि परचेस कंसिडरेशन मीन्स द अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर की वैल्यू तक पहुंचने के लिए सारी लायबिलिटीज को माइनस होना जरूरी है। हाँ, तो बिना लायबिलिटीज को माइनस किए आप कैसे शेयर होल्डर की वैल्यू तक निकल जाएंगे? कुछ ना दिया हो तो लायबिलिटीज भी मान लेंगे ले लिया। कितने में? 30,000 में। अब बताओ ये जो वैल्यू आएगी यही तो शेयर होल्डर में बटेगी, हाँ या ना? कितना है? हाँ 30,000, 2,72,000। ये हो गया परचेस कंसिडरेशन। अब आओ इधर, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, इसको देना भी तो है। कैसे देंगे? कहता है खरीदने वाली कंपनी अपने हर एक शेयर को 15 रुपए पर देगी, यानी जो सामने वाले लोग हैं उनको 2,72,000 रुपए देना है। मेरे एक शेयर की कीमत 15 रुपए। बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर हो गए? 18,000। अच्छा यही आना था क्या? चलो 10 रुपए अलग कर लो और प्रीमियम को अलग कर लेना। कितना आया? 90,666 हो गया। पक्का? ये डिस्चार्ज ऑफ पीसी है, ये ऐसे दे देंगे। हमने अप्रोक्स ले लिया है, टेंशन ना लेना। ठीक, ये तरीका है। अब ये बताओ, ये क्लियर है ना कि हमने इसमें कौन सा मेथड यूज किया? एमलगमेशन। एमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेस। अभी तक तो परचेस आया ना। दूसरा, पीसी का कौन सा मेथड यूज किया है? नेट एसेट मेथड या नेट पेमेंट मेथड? नेट पेमेंट मेथड क्यों नहीं यूज किया? जब हमें 100% इंफॉर्मेशन दी जाए कि शेयर होल्डर को कितना पेमेंट होना है, अगर क्वेश्चन में ये क्लियर हो जाए, तब हम नेट पेमेंट मेथड यूज करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी नहीं थी। चलें, नोट कर लो इसको।
चलें, पक्का। हम अभी इन क्वेश्चंस पर नहीं जा रहे, ये मैं केवल एक एग्जांपल मैंने दिया यहाँ पर कि देखो हम क्या करेंगे आने वाले समय में। तो नेक्स्ट सेशन इज वेरी मच डेडिकेटेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द परचेज कंसिडरेशंस और उसका डिस्चार्ज। हम लोग नेक्स्ट सेशन में वही सीखेंगे ही सीखेंगे। ठीक, अभी आगे चलें। चलो, मैंने अभी तक ये आपको बताया कि जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 की बात करते हैं तो अमेलगमेशन द नेचर ऑफ परचेस भी होता है, अमेलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर भी होता है, और दोनों अमेलगमेशन के केस में हम सामने वाली कंपनी जिसको हम एक्वायर कर रहे हैं वो उसका आइडेंटिटी को लूज करना है, खत्म करना है, उसकी बैलेंस शीट को जीरो करना है। क्या करना है? जीरो करना है। तो दो तरह का अमेलगमेशन होता है। अमेलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर होने के लिए दीज 5 कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। नंबर 1, ऑल द एसेट एंड ऑल द लायबिलिटीज ऑफ द अमेलगमेटिंग कंपनी मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द अमेलगमेटेड कंपनी। हाँ या ना? एटलीस्ट 90% shareholder must be agreed to become the shareholder of the amalgamated company. Purchase consideration must be discharged to the shareholder only in the only on account of only by issuing the equity shareholder of the amalgamated company. Fractions may be allowed to be paid in cash. Fractions are allowed to be paid in cash. There must be an intention of the amalgamated company to continue the business of the amalgamating company. And the last one, there would not be any adjustment in the book value of asset and liabilities of the amalgamating company while incorporating those assets and liabilities in the books of the amalgamated company. पक्की बात? और अमेलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज वो होता है जो इन पांचों कंडीशन में से किसी एक या अधिक कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करे। जब हम अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज करते हैं उस समय जो हम लोग डेबिट क्रेडिट का फंडा यूज करेंगे अकाउंटिंग का, उसको हम लोग कहते हैं परचेज मेथड की अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग? जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं परचेज मेथड में तो वो परचेज मेथड ही होती है। यानी परचेज मेथड से अगर हमने एक्वायर किया है, मर्जर नहीं है, तो उस समय जो अकाउंटिंग यूज होगी वो परचेज मेथड की कहलाएगी। लेकिन अगर मर्जर मेथड से मैंने बाई किया है, सामने वाली कंपनी को एक्वायर किया है, तो उसकी जो अकाउंटिंग होगी दैट इज नोन एज पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। कौन सा मेथड? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। उसमें ना हम अच्छा देखते हैं ना उसमें हम बुरा देखते हैं, हम सारी चीजें खरीदते हैं। एसेट्स भी खरीदते हैं, लायबिलिटीज भी खरीदते हैं, रिजर्व्स भी खरीद लेते हैं। तभी तो मैंने कहा ना अच्छा देखते हैं ना, प्रॉफिट्स भी खरीदते हैं, लॉस भी खरीदते हैं। तभी तो मैंने कहा ना अच्छा ही देखते हैं ना सबको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। और सबसे आसान चीज ये कि जितनी वैल्यू उसकी बैलेंस शीट में दिख रही थी उतनी वैल्यू हमारी बैलेंस शीट में भी दिख रही है। ये होता है अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। बच्चे खूब प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम तक, परचेज मेथड परचेज मेथड परचेज मेथड परचेज मेथड, और एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आ जाता है कि सॉल्व द अबव क्वेश्चन बाय यूजिंग पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। वहीं पर धराशायी, क्योंकि साल भर मेहनत किस पर की? 90% क्वेश्चंस किसके दिए होते हैं बुक्स में? 95%। लेकिन कंसेप्ट क्लियर ना होने की वजह से वो छोटा सा चेंज ना कर पाने की वजह से सब धराशायी। ठीक है ना? तो केवल ये कहानी याद रखोगे तो इसकी अकाउंटिंग करने में कोई दिक्कत ही नहीं आती है। चलिए, परचेस कंसिडरेशन मैंने दो मेथड्स बताए, नेट एसेट मेथड और नेट पेमेंट मेथड। क्लियर है ये सब? मैंने अकाउंटिंग के लिए बता दिया मर्जर में कौन सा मेथड लगता है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड अकाउंटिंग की। परचेज मेथड में परचेज मेथड ही लगता है। चलो, हमने परचेज मेथड से खरीदा सामने वाली कंपनी को, हमने मर्जर मेथड से खरीदा। अकाउंटिंग का तो हमें मालूम है ना, इसकी अकाउंटिंग का नाम केवल अलग है, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। बाकी जो छोटे मोटे चीजें होंगी तो साथ साथ पता चल जाएंगी।
इसकी मेथड को, अकाउंटिंग को क्या कहेंगे? लेकिन जो परचेज कंसीडरेशन होता है, क्या यहां कौन सा मेथड लगेगा परचेज मेथड में? नेट एसेट मेथड या नेट पेमेंट मेथड? परचेज मेथड में नेट एसेट मेथड लगेगा या नेट पेमेंट मेथड लगेगा? बोलो। और यहां पर नेट एसेट या नेट पेमेंट? नहीं तो नेट पेमेंट किस में लगेगा और नेट एसेट किस में लगेगा? इतनी मार खाओगे तुम लोग, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? कोई भी मेथड यूज करो। नेट एसेट से लगाओ या नेट पेमेंट से लगाओ। अरे इंसानों, तुम लोग सामने वाले को पेमेंट को, मैंने कहा इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकली बी पॉसिबल टू यूज नेट पेमेंट देन गो विद द नेट एसेट। तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज हो सकता है भाई। नेट पेमेंट मेथड भी यूज हो सकता है और नेट एसेट मेथड भी यूज हो सकता है। ये सब कंफ्यूजन दिमाग से हटाओ। अब क्लियर है? ये इसको हम कहते हैं एमलगमेशन किस नेचर का है। ये उसकी अकाउंटिंग है और ये परचेज कंसिडरेशन। ठीक है ना? इन दोनों में तो समझ में आता है, परचेज मेथड में परचेज मेथड की अकाउंटिंग लगेगी, मर्जर मेथड में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगा, दैट इज ओके। अब ये नहीं कह सकते परचेज मेथड में हम तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगाएंगे। अरे भैया काहे से लगा पाओगे? परचेज मेथड में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड नहीं लग सकता और ना मर्जर मेथड में परचेज मेथड लग सकता है। वो तो अपनी जगह स्टैट है। प्रॉब्लम है परचेज कंसिडरेशन, यस दोनों मेथड यूज कर सकते हो। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। बोलो। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं ना है? जो इंपॉर्टेंट चीज है ढंग से समझना इधर। हम सारी एसेट्स को ले लेंगे ना अगर हम मर्जर मेथड यूज कर रहे हैं तो? किसको ले लेंगे? सारी लाइबिलिटीज को ले लेंगे ना अगर हम मर्जर मेथड यूज कर रहे हैं तो? अरे नहीं सर, इसमें हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस को भी ले लेते हैं। ये सारी चीजें हम किनारे कर लेते हैं, ये कहलाता है मर्जर मेथड। अब अगर नेट एसेट मेथड यूज करना है, सुन 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 सुन, तो इन सबको ऐड कर लो जितनी वैल्यू पर खरीदा है कि बुक वैल्यू पर। अरे जितने में खरीदा है उतने में। पीसी कैलकुलेट कर रहे हो भाई। मैंने कहा सुन लो, अगर कोई एसेट यहां 80,000 की लिखी है तो वो भी 80,000 में ही लिखेगा। लिखेगा, खरीदेगा 1 लाख में तो क्या दोगे नहीं क्या 1 लाख? तो बात खत्म। हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, पीसी का, परचेज कंसिडरेशन। दो, जितना देना है दो, लेकिन जब इसको अपनी बुक्स में हम लिखेंगे ना तो 80,000 पर ही लिखेंगे, बस इतना फर्क है। मुझे भी मालूम है पहली बार है तो जाहिर सी बात है हम भी ये मानकर चल रहे हैं, इसीलिए बार बार उसी चीज पर फोकस कर रहे हैं। टेंशन नहीं लेने का, बस दिमाग खोल कर रखने का। ये 80,000 है, हम इसको 1 लाख में खरीदें, हम इसको 50,000 में खरीदें, हम 1.5 लाख में खरीदें, जितने में खरीदेंगे उतना देना है ना, देंगे पैसा उतना, क्या दिक्कत है? चाहे नेट एसेट मेथड चाहे नेट पेमेंट मेथड, वो बात की बात है। लेकिन इस 80,000 को जब हम अपनी बुक्स वैल्यू में शामिल करेंगे तो केवल 80,000 में ही करेंगे, भले ही मैंने इसके लिए 1.5 लाख रुपए दिया। अब समझ में आई बात? हाँ, तो अब बताओ, सुन लो, 80,000 को मैंने 1.5 लाख में खरीदा, तो हम पीसी कैलकुलेट करते समय 1.5 लाख को यूज करेंगे। पीसी कैलकुलेट करते समय, कैलकुलेशन, अकाउंटिंग नहीं, कैलकुलेशन 1.5 लाख रुपए।
जो एसेट जितने में खरीदेंगे उतने पर। लेकिन ये ध्यान रहे सारी एसेट्स, एवन यहां जो लॉसेस होंगे ना उनको भी खरीद लेंगे, यहां जो प्रॉफिट्स होंगे ना उनको भी खरीद लेंगे पीसी कैलकुलेट करते समय। और सारी लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद जो बचेगा वो शेयर होल्डर्स के लिए बचेगा। अब क्लियर हुआ? उसमें से सबसे पहले किसको देंगे? जो बचेगा सब कौन ले लेगा? बात समझ में आई? लेकिन जब हम परचेज मेथड यूज करेंगे, कौन सा मेथड? तो ध्यान देना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ये तीनों अलग कर लो, या लॉसेस वगैरह जो हो, बात समझ में आई, वो अलग कर लो। अब बाकी चीजें सामने वाली कंपनी खरीदेगी इफ एनीथिंग गिवन इन द क्वेश्चन। ये एसेट नहीं खरीदने वाली नहीं कंपनी, ये एसेट नहीं खरीदेगी, तो क्या तब भी दोगे क्या उसको? तब भी दोगे क्या? चलो थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। चले, तो ये हम शेयर होल्डर को दे देंगे पैसा, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आ जाएंगे। डिवेंचर के लिए बोले ना बोले, वो तो भैया शेयर होल्डर फंड नहीं होता ना, माइनस करना ही है पीसी कैलकुलेशन में। यहां पर पीसी सारी एसेट्स माइनस सारी लायबिलिटीज, यहां पीसी का मतलब सारी एसेट्स प्लस लॉसेस माइनस ऑल लायबिलिटीज माइनस रिजर्व्स। अब समझ में आई बात? क्लियर है? ये नेट एसेट मेथड है। और नेट पेमेंट मेथड क्या होता है? इस शेयर होल्डर को इतना दे दो, इस शेयर होल्डर को इतना दे दो, वी नो वेरी वेल, वो होता है नेट पेमेंट मेथड। ठीक, चलिए आगे। अब देखो हम यहां पर हैं, कहता है इन द एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ओ हो, the identity of the reserves is preserved, the identity of the reserved is preserved, रिजर्व को प्रिजर्व रखना है, रखना ही रखना है, उनकी आइडेंटिटी को बरकरार रखना है, उनको आप लूज नहीं होने देंगे। एंड दे अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी, जो खरीदने वाली कंपनी है उसको वो रिजर्व भी खरीदने यानी कि अपनी बुक्स में दिखाने पड़ेंगे। फॉर्म इन विच दे अपीयर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में वहां पर दिखाए गए थे, जिस फॉर्म में वहां दिखाए गए थे उसी फॉर्म में हम अपने यहां भी दिखाएंगे। उस फॉर्म वहां पर लिखा हुआ था कैपिटल रिजर्व, तो हम भी अपने यहां दिखाएंगे कैपिटल रिजर्व। वहां लिखा था पीएल का डेबिट बैलेंस, तो हम भी अपने यहां दिखाएंगे पीएल का उसका वाला। चले, कैसे दिखाए जाएंगे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर ये परचेज मेथड हो तो तब काहे से रिजर्व लोगे? वो तो शेयर होल्डर फंड में चला जाएगा, वो तो शेयर कैपिटल का हिस्सा बन जाएगा। क्यों? नीचे देखो ना, वो किसका हिस्सा बन जाता है? शेयर होल्डर फंड का। उसको नहीं खरीदते, प्रिजर्व नहीं करते उसको, उसको शेयर होल्डर के साथ बांट देते हैं, वहीं पर वहीं खत्म कर देते हैं, उसको हमें लेने की जरूरत, परचेज मेथड हम यूज कर रहे हैं तो हम नहीं लेंगे, पक्की बात। लेकिन क्या बोला? ओफो, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स हो तो क्या करेंगे? इनकम टैक्स ने बोला है देख, इस कंपनी को, जो खत्म होने वाली कंपनी को, इनकम टैक्स ने बोला देख ये टी डेवलपमेंट रिजर्व है, 8 सालों तक, 6 सालों तक, 5 सालों तक तुम्हें मेंटेन करना है। मान लो कोई भी रिजर्व, किसी लॉ ने बोला है ये रिजर्व 5 सालों तक आपको मेंटेन करना है, 2 साल खत्म हो चुके, 3 साल अभी भी इस कंपनी को मेंटेन करना था ना, उस रिजर्व को 3 साल और करना था ना, लेकिन कंपनी तो बंद हो रही है, कैसे मेंटेन हो पाएगा? अगर अब कंपनी बंद हो जाए तो उस पर वायलेशन लग जाएगा उस लॉ का, अब जो वहां पर कंसेक्वेंसेस होंगे होंगे, गड़बड़ हो जाएगी, क्या करें? तो कहा गया टेंशन, अरे नहीं टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। अगर कोई ऐसा स्टैट्यूटरी रिजर्व है और आपके एमलगमेशन के आड़े आ रहा है, तो आप केवल एक बुक एंट्री कर दो, क्या स्टैट्यूटरी रिजर्व अपने यहां बना लो, 3 साल और बनाना है ना, बना लो 3 साल और, लेकिन डेबिट क्या करोगे?
एमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिट। एक बुकिश एंट्री पास कर लो, भूल जाओ कि कुछ करना है। जब साल का जब मर्जर कर लेना, परचेज मेथड से बैलेंस शीट बन जाए फाइनल, लास्ट में ये एंट्री उसमें घुसा देना। क्या? एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व हो गया तुम्हारा। यहां पर हो जाएगा एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां हो जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व। जब 3 साल बीत जाएगा उल्टा कर देना, स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एमलगमेशन। कोई फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा, बात खत्म। यस, मींस ये सिचुएशन यहां अराइज ही नहीं हो रही थी मर्जर मेथड में, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी रिजर्व भी ले रहे थे, नॉर्मल रिजर्व भी ले रहे थे, इधर तो वो प्रॉब्लम ही नहीं आ रही थी। लेकिन ये प्रॉब्लम अराइज हुई किस केस में? परचेज मेथड में, क्योंकि रिजर्व नहीं लेते हैं। जब रिजर्व नहीं लेते तो इसका मतलब स्टैट्यूटरी रिजर्व का क्या होगा? उसके तो कॉन्सिक्वेंसेस सामने वाली कंपनी को झेलने पड़ेंगे। तो उससे बचाने के लिए क्या कहा गया कि आप मेंटेन कर लो, एक बुकिश एंट्री करके लास्ट में जब उसके पीरियड खत्म हो जाए तो उसको रिवर्स कर देना, बात खत्म हो गई। बस इतना काम करना है इसमें। अब खुश? सिंपल है, बहुत सिंपल है। कहानी फर्स्ट टाइम जा रही है दिमाग में तो थोड़ा टेंशन हो रहा है, लेकिन जब एक बार घर से पढ़ कर आओगे, जब नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत आसानी के साथ होंगे। देखो ना, वही चीज बोला है, डेवलपमेंट अलाउंसेस रिजर्व है, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस रिजर्व है, या कोई भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इसका मैंने बता दिया पूरा ट्रीटमेंट। कोई दिक्कत नहीं है ना? ट्रीटमेंट इज डन। ये तो हम लोग देखेंगे जब आएगा। खत्म। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 इज डन। थ्योरेटिकली इट इज डन। थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली अभी हमने कुछ नहीं किया। अभी तो पूरी कहानी ये जो हम लोग को नेक्स्ट सेशन से देखनी है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फालतू के, वो हम लोग जब करेंगे तो साथ साथ वो कवर होते चले जाएंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। लेकिन मेजर 90% हम लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 को एज सच कंप्लीट कर लिया। बोलो भाई, कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे हम लोग पीसी से। टाटा बोले। थैंक यू बच्चों।